students, welcome to Agmic Academy. I am your teacher for this lecture. In this lecture, we are going to do NCERT exemplar problems from the chapter Continuity and Differentiability. Is it okay? अब देखो इसके क्वेश्चंस करने के लिए यू नीड टू नो योर कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिमिट्स. तो जिन्होंने लिमिट्स रिवाइज करना है बेटा, वी हैव अ वीडियो लेक्चर बेस्ड ऑन लिमिट्स जिसमें 2-3 लेक्चर्स में बेटा हमने पूरा लिमिट्स आपको रिवाइज करवाया है. तो जिन बच्चों को लिमिट्स रिवाइज करना है दे कैन व्यू दोज लेक्चर्स. ऑलराइट, तो इस लेक्चर में हम कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है बेटा उसके एग्जाम्पल्स करने वाले हैं. Example 24 onwards. All right. So in this lecture we'll be doing examples, and in the next lecture we'll be discussing MCQs from the exercise. All right. तो ये भी जो examples हैं जो हम ले रहे हैं बेटा 24 onwards, they are MCQs basically. All right. जिसमें आपके पास single option correct, column matching भी है, true false भी है, fill in the blanks भी है. तो whole lot of variety is given in NCERT exemplar which we are going to cover. तो स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर वी डू दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल बेटा, सो दैट यू गेट नोटिफिकेशंस ऑन द अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स, ताकि आपके सारे चैप्टर्स बेटा थरली रिवाइज हो जाएं. ऑलराइट, तो जैसे मैंने कहा था एग्जांपल्स करेंगे बेटा. तो सबसे पहले देखो हमारा ये एग्जांपल 24. ऑलराइट, तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है. वी आर गिवन दैट वी हैव अ फंक्शन एफ एक्स विच इज साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स, और फंक्शन ये वैल्यू तब ले रहा है बेटा जब x नॉन जीरो है, और फंक्शन की वैल्यू k है इफ x इज जीरो. तो क्वेश्चन ये है कि अगर ये फंक्शन जीरो पे कॉन्टिन्यूस है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. इज इट ओके? तो अब देखो सबसे पहले तो हम यूज करेंगे कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन. तो हमें कहा है कि अगर जीरो पे कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब जीरो पे जो लिमिट है दैट विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट जीरो. So let us write that since f is continuous at 0, is it all right? This implies we have limit x approaching 0. ये देखो क्या मिलेगा हमें, limit x approaching 0 f of x will be equal to f of 0. Is it all right? अब देखो जीरो पे फंक्शन की वैल्यू अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको ऑलरेडी दी हुई है k. कैन यू सी, व्हेन x इज जीरो वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज k. तो f ऑफ जीरो एक तरह से क्वेश्चन में वी आर गिवन टू बी इक्वल टू k. तो f ऑफ जीरो हमारे पास k है बेटा. हम निकालते हैं लिमिट और फिर इसको इक्वेट कर देंगे k के. अब लिमिट निकालने के लिए आपको फंक्शन ये लेना है x अप्रोचिंग जीरो, का मतलब है कि x जीरो के क्लोज है, एग्जैक्टली जीरो नहीं है. तो जब x नॉन जीरो है उन सारी वैल्यूज के लिए हमारे पास फंक्शन है sin x अपॉन x प्लस cos x. सो लेट अस ऑब्टेन द लिमिट नाउ. तो लिमिट x अप्रोचिंग जीरो f ऑफ x. ऑलराइट, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग जीरो. ये देखो यहां पे लिखते हैं, तो दिस इज लिमिट x अप्रोचिंग जीरो, फंक्शन है आपका sin x अपॉन x और प्लस कितना cos x. इज इट ऑल राइट? दिस इज द फंक्शन. अब आपको इस फंक्शन की लेनी है लिमिट जब x अप्रोच कर रहा है जीरो को. तो अब sin x अपॉन x लिमिट कितनी हो जाएगी, 1 होती है. यू नो दैट स्टैंडर्ड लिमिट है जब x जीरो को अप्रोच कर रहा है. तो दिस इज 1 प्लस और cos जीरो होता है 1, दैट मीन्स इट इज कमिंग आउट टू बी 2. अब हम यहां पुट कर देते हैं इस रिजल्ट में, ऑलराइट, कि लिमिट विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट जीरो. सो फ्रॉम, इसको 1 कह दें, तो फ्रॉम 1 व्हाट डू वी गेट, लुक हियर, फ्रॉम 1 वी हैव 2 विल बी इक्वल टू, और लिमिट कितनी थी हमारे पास k बेटा. जीरो पे फंक्शन की वैल्यू कितनी थी k. लिमिट हमारे पास देखो आई है 2 और फंक्शन की वैल्यू थी हमारे पास k. तो दैट मीन्स कि k की वैल्यू हमारे पास आ गई 2. तो सिंपल क्वेश्चन है देखो कॉन्टिन्यूटी का. तो जीरो पे कॉन्टिन्यूस है तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट जीरो इज सेम एज लिमिट. तो लिमिट इज 2 एंड वैल्यू इज k. तो k की वैल्यू 2 है, दैट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट. इज इट ओके? लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल नाउ. अगला देखो बेटा एग्जांपल 25. 25th एग्जाम्पल इज द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू जेंट ऑफ एक्स, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम जेंट ऑफ एक्स बोलते हैं. आपको बताना है इनमें से किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है. इज इट ऑल राइट? तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. तो फंक्शन हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू जेंट ऑफ एक्स. इज इट ऑल राइट?
अब देखो जेंट में क्या होता है, ये फंक्शन हर इंटीजर पे अपनी वैल्यू बदलता है। इज इट ऑल राइट? जैसे अगर हम पहला लें 4, अगर हम ये चेक करते हैं कॉन्टिन्यूटी एट 4, इज इट ऑल राइट? तो मान लो कॉन्टिन्यूटी एट अगर आप 4 चेक कर रहे हो, तो क्योंकि 4 से थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद में जेंट फंक्शन अपनी नेचर चेंज कर रहा है। ये देखो जैसे लाइक वी हैव 4, तो यहाँ पे 3 होगा, और जैसे ये हो गया 5। तो अगर आप 4 को अप्रोच कर रहे हो लेफ्ट साइड से, दैट मीन्स x इज टेकिंग वैल्यूज क्लोज टू 4 बट लेस देन 4। इज इट ऑल राइट? तो लेट मी राइट लेफ्ट हैंड लिमिट एट 4। तो इसका मतलब हो गया लिमिट x अप्रोचिंग 4 माइनस, इज इट ओके? 4 के ऊपर माइनस का मतलब क्या होता है कि x इज क्लोज टू 4 बट लेस देन 4। तो इस केस में हमारे पास ये फंक्शन है जेंट ऑफ x। अब देखो 4 के नजदीक 4 से छोटी वैल्यूज जैसे 3.9, 3.99, इस टाइप की अगर आप वैल्यूज लोगे तो इन सबका जेंट कितना आएगा? 3 आएगा ना। जेंट का मतलब ही यही है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग दैट। तो आगे तो जा नहीं सकते, तो पिछला सबसे बड़ा इंटीजर 3 होगा, तो दिस लेफ्ट हैंड लिमिट विल कम आउट टू बी 3। लेकिन अगर हम इसमें राइट हैंड लिमिट लेते हैं, देखो इफ यू टेक राइट हैंड लिमिट एट 4, तो दिस विल बी रिटन एज लिमिट x अप्रोचिंग 4 प्लस जेंट ऑफ x। अब 4 प्लस का मतलब है कि x इज टेकिंग वैल्यूज क्लोज टू 4 बट ग्रेटर देन 4। मतलब देखो यहां पे वैल्यूज ले रहा है, तो 4.01, 4.001, 4.1 कह लो, इस टाइप की वैल्यूज। इन सारे नंबर्स का जेंट या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? 4 होगा। तो दिस विल बी इक्वल टू 4। नाउ यू कैन सी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है? अनइक्वल है। तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एट 4 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट 4। इज इट ऑल राइट? तो इसका मतलब लिमिट x अप्रोचिंग 4 डज नॉट एग्जिस्ट बेटा। तो अगर ये लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कॉन्टिन्यूस तो तब होता है ना किसी पॉइंट ए पे, जब ए पे लिमिट होती है फंक्शन की वैल्यू के इक्वल। तो अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, दैट मीन्स फंक्शन विल नॉट बी कॉन्टिन्यूस। तो वी विल से दिस इंप्लाइज जेंट ऑफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट 4। इज इट ऑल राइट? ये होता है। तो ये हो जाएगा हमारा डिसकॉन्टिन्यूअस किस पे? 4 पे। अब देखो जैसे यहां पे आपको पूछ क्या रहे थे कि किन पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूअस है। जो बात मैंने ये आपको मैथमेटिकली बताई है कि फंक्शन जैसे 4 पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, आप ग्राफ बना के भी इसको देख सकते हो। तो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे एक बारी ग्राफ भी देख लेते हैं। जैसे ये देखो 0, 1, 2, इज इट ओके, 3, 4, ठीक है, 5 एंड सो ऑन। तो आगे की कुछ हमने ये वैल्यूज ले ली, पीछे भी ले सकते हो जैसे -1, -2 एंड सो ऑन। तो अगर आप ग्राफ देखोगे ना y इज इक्वल टू जेंट ऑफ x का, तो देखो कैसा ग्राफ बनेगा। हम बात कर रहे हैं ग्राफ y इज इक्वल टू जेंट ऑफ x की। यू नो दैट जब x 0 से 1 होता है तो जेंट की वैल्यू होती है 0, पर 1 पे ब्लैंक सर्कल आएगा, क्योंकि जैसे ही वैल्यू x 1 लेगा तो उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाएगी, और 1 ही रहेगी जब तक 2 नहीं आता। फिर जैसे ही x 2 होगा उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 2 हो जाती है एंड सो ऑन। ऐसे ही पीछे देखो -1 का जेंट विल बी -1 और -1 ही चलता रहेगा जब तक 0 नहीं आ जाता। इसी तरह -2 का जेंट विल बी इक्वल टू -2, वही चलता रहेगा जब तक -1 नहीं आ जाता। अब आप देखो कॉन्टिन्यूटी का मतलब है कि ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। ग्राफिकली हम कॉन्टिन्यूटी को ऐसे इंटरप्रेट करते हैं ना कि देयर शुड बी नो ब्रेक इन द ग्राफ। अब जैसे आपको इंटीजर 4 दिया था, आप देखो 4 पे हमारे पास ग्राफ में ब्रेक है, क्योंकि जब हमारे पास ये हो जाएगा, ये 2 to 3 से ये हो गया, आगे का देखो थोड़ा सा ग्राफ में बना देती हूँ यहाँ पे सो दैट इट इज क्लियर। यहाँ पे देखो जब x 3 to 4 है तो हमारे पास ये फंक्शन आएगा। 4 to 5 में बेटा वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, तो ग्राफ और ऊपर चला जाएगा। मतलब यहाँ पे हमारे पास 4 पे थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद में ग्राफ में जंप है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है।
तो मैथमेटिकली भी हमने देखा लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल नहीं है और ग्राफिकली भी आपको पता चल रहा है। ऐसे ही हर इंटीजर पे आप देख सकते हो। -2 पे भी आप ऑब्जर्व करो कि ग्राफ में जंप आएगा। जैसे अगर आप -3 से -2 के बीच में ग्राफ देखोगे बेटा, तो हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा। तो यू कैन सी द ग्राफ इज टेकिंग अ ब्रेक एट -2। तो ये जो जिंट फंक्शन है ये हर इंटीजर पे ब्रेक लेता है, तो इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एनी इंटीजर। तो 4 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, -2 पे नहीं होगा, 1 पे नहीं होगा। आप चाहो तो मैथमेटिकली भी निकाल लो जैसे हमने 4 के लिए निकाला है। अब हम बात करते हैं 1.5 की। अब आप नोटिस करो 1.5 आपका यहां पे आ रहा है बेटा। दिस पॉइंट इज 1.5। 1.5 के थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद में आपके पास जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है। आप देख रहे हो कोई ब्रेक नहीं है ग्राफ में। इसको अगर आप मैथमेटिकली भी देखोगे, जैसे अगर हम कॉन्टिन्यूटी बेटा चेक करें 1.5 पे, ये देखो अगर हमारे पास है लिमिट x अप्रोचिंग 1.5 जिंट ऑफ x, तो आप नोटिस करो क्योंकि 1.5 से थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद में हमारे पास फंक्शन सेम रहता है, तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट एट 1.5 अगर आप लोगे बेटा, मतलब लिमिट x अप्रोचिंग 1.5 -1 माइनस ऊपर 1.5 के ऊपर माइनस का मतलब x इज क्लोज टू 1.5। इज इट ऑल राइट? यहां पे देखो पर उससे थोड़ा छोटा है यहां पे, तो यहां पे पहले 1 आएगा। तो x अगर ये वाली वैल्यूज ले रहा है तो उन सारे नंबर्स का जेंट कितना होगा बेटा? 1 हो जाएगा। तो ये लिमिट हमारे पास 1 आएगी। और अगर हम लेते हैं राइट हैंड लिमिट एट 1.5, इज इट ऑल राइट? तब देखो उस केस में आप नोटिस करो x इज टेकिंग वैल्यूज क्लोज टू 1.5 बट ग्रेटर देन 1.5। जैसे 1.51 हो गया, 1.52, ठीक है, तो उन सबका जेंट भी तो 1 ही आएगा ना। तो इसका मतलब ये लिमिट x अप्रोचिंग 1.5 प्लस जेंट ऑफ x, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1। तो इस केस में आप देखो लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये हो गया, दिस इंप्लाइज कि हमारे पास लिमिट x अप्रोचिंग 1.5 जेंट ऑफ x एग्जिस्ट करती है और किसके इक्वल है? 1 के। अब देखो फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, जेंट की वैल्यू 1.5 पे, ये हम निकाल रहे हैं फंक्शन की वैल्यू 1.5 पे, मतलब जेंट ऑफ 1.5। एग्जैक्टली 1.5 का जेंट भी कितना होता है? 1 होता है। तो लिमिट भी 1 है और फंक्शन की वैल्यू भी 1 है, तो दिस इंप्लाइज f इज कॉन्टिन्यूअस एट 1.5 बेटा। इज इट ऑल राइट? हर नॉन इंटीजर पे, ये नॉन इंटीजर है आपका, तो एट एवरी नॉन इंटीजर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है कॉन्टिन्यूअस, और हर इंटीजर पे हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है डिसकॉन्टिन्यूअस। तो आई होप आपको ये बात दोनों तरीके से पता चल गई, ग्राफिकली भी जैसे हमने देखा और मैथमेटिकली भी। तो यहां पे कॉन्टिन्यूअस होगा 1.5 पे, इसका मतलब आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी है? डी है बेटा। इज इट ओके? अगले क्वेश्चन पे मूव करें। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, एग्जाम्पल 26। इसमें कहा है नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द फंक्शन 1/x माइनस जेंट ऑफ x इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। ऑलराइट, तो चेक करते हैं। लेट मी राइट द फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल। We have f of x function equal to 1/x minus gent of x. Is it okay? अब पहले तो ये देखो कि फंक्शन डिफाइन कब नहीं है। आपको पता होगा ये फंक्शन कौन सा होता है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज 1/फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. इज इट ऑल राइट? अब देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो डिनोमिनेटर में है, ये 0 कब बनता है? आप नोटिस करो, व्हेन इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0, तो ये 0 तब होगा ना जब आपके पास बेटा x माइनस जेंट ऑफ x 0 हो जाएगा, मतलब जब x इक्वल हो जाएगा अपने जेंट के। अब किन नंबर्स का जेंट उनके खुद के इक्वल होता है? जब वो खुद ही इंटीजर्स होते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें आउटपुट क्या देता है? इंटीजर्स। तो हर इंटीजर का जेंट 0, मतलब कि इंटीजर ही होता है, जैसे 0 का जेंट 0, 1 का जेंट 1, 2 का जेंट 2, -1 का -1। तो दिस इंप्लाइज कि x हमारे पास क्या होगा? इंटीजर होगा। अगर
और अगर आप वैसे भी फ्रैक्शनल पार्ट x अकेला देखो, उसका रेसिप्रोकल नहीं देखो, तो भी आपको पता है कि वो हर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होता है। तो यहां पे तो फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है जब हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 है, मतलब जब x इंटीजर है। तो हम यहां पे बोलेंगे कि fx इज discontinuous, all right, at x belonging at all x which are integers। तो ये नंबर ऑफ पॉइंट्स देखो कितने हो गए, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, क्योंकि नंबर ऑफ इंटीजर्स तो इनफाइनाइटली मेनी है। तो दैट मीन्स वी कैन से दैट fx इज discontinuous at infinitely many points, all right। तो it is discontinuous at infinitely many points, क्योंकि हर इंटीजर पे ही वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहां पे हम ऑप्शन देखते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में ऑप्शंस क्या दिए हैं बेटा। ऑब्जर्व करो, क्या नंबर ऑफ पॉइंट्स जिस पे नॉट कॉन्टिन्यूअस है 1 है, 2 है, 3 है? नो, दीज आर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, तो देयरफॉर नन ऑफ दीज, दैट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है ना। तो हर इंटीजर पे ये फंक्शन हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि डिफाइंड ही नहीं है। इज इट ओके? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 27, ये है कि द फंक्शन गिवन बाय fx इज इक्वल टू tan x कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा। अब देखो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही हम देखते हैं, जैसे f ऑफ x बेटा हमारे पास फंक्शन है कौन सा, tan x। यू नो दैट tan x फंक्शन हमारे पास होता है sin x और डिवाइडेड बाय कितना, cos x बेटा। इज इट ऑल राइट? ये होता है। अब ये भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, जहां पे cos हमारा 0 है, तो वहां पे कॉन्टिन्यूअस कैसे होगा अगर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। और cos x कहां पे 0 होता है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पे। इज इट ओके? तो हम कहेंगे कि tan x इज नॉट डिफाइंड, लुक हियर, tan x इज नॉट डिफाइंड व्हेन cos x इज 0। इज इट ऑल राइट? तो जब हमारे पास cos x कितना होता है, 0, दैट इज व्हेन x बिलोंग्स टू कौन सा सेट, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। x बिलोंग्स टू दिस सेट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 वेयर n इज एनी इंटीजर। ये देखो, तो इसका मतलब ये अगर हम सेट की फॉर्म में लिख लें तो ये हो जाएगा। तो जब x इस सेट को बिलोंग करता है तो हमारा tan x डिसकंटिन्यूअस हो गया। इसको देखो मैं ग्राफिकली भी आपको दिखा देती हूं। ऑल ऑफ यू नो द ग्राफ ऑफ tan x, तो एक बार यहां पे देख लेते हैं, लुक हियर, तो आपको और क्लियरली पता चल जाएगा। जैसे ये मान लो हमारे पास हो गई बेटा y एक्सिस, सपोज दिस वी हैव एज x एक्सिस। इज इट ऑल राइट? तो आप अगर ऑब्जर्व करो, सपोज वी हैव 0, दिस इज सपोज माइनस पाई बाय 2, राइट, दिस इज पाई बाय 2, फिर आगे हमारे पास यहाँ पे आएगा पाई, फिर आपके पास आएगा 3 पाई बाय 2। इज इट ऑल राइट? सपोज वी हैव 2 पाई, देन वी हैव 5 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। अब देखो tan कहां पे डिफाइंड नहीं है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पे, मतलब पाई बाय 2 पे देखो डिफाइंड नहीं होगा, यहां पे ऐसे लाइन डाल देती हूं मैं, ठीक है। फिर पाई बाय 2 पे डिफाइंड नहीं है, माइनस पाई बाय 2, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 पे हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं है, 5 पाई बाय 2 पे डिफाइंड नहीं है। तो हर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। और उसके बीच में अब देखो ग्राफ कैसा होता है tan x का, हम ये ग्राफ बना रहे हैं y इज इक्वल टू tan x का बेटा। इज इट ऑल राइट? ये तो ग्राफ गोज लाइक दिस, ये आपका ग्राफ जाता है, हम बोलते हैं ना tan पाई बाय 2 पे नॉट डिफाइंड है, तो प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, और माइनस पाई बाय 2 पे इट विल अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी। अब देखो tan x का फंक्शन जो होता है, इसका पीरियड जो होता है दैट इज पाई, मतलब जैसा ग्राफ माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में है, सेम ग्राफ आपका यहां भी रिपीट होगा इस इंटरवल में। पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड पाई, सेम ग्राफ आपका यहां पे रिपीट हो जाएगा और ऐसे ही चलता रहेगा। तो आप क्लियरली देख सकते हो ग्राफिकली भी कि हर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे ग्राफ में ब्रेक है। कॉन्टिन्यूटी का मतलब यही होता है देयर इज नो ब्रेक इन द ग्राफ। अगर किसी पॉइंट पे ग्राफ में ब्रेक है तो इसका मतलब उन पॉइंट्स पे हमारे पास कॉन्टिन्यूटी नहीं होगी। तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 जो है वहां पे कॉन्टिन्यूटी tan फंक्शन की बेटा नहीं है। इज इट ऑल राइट? तो यहां पे देख लो हमारे पास फंक्शन tan x दिया है, तो it is discontinuous on this set odd multiples of pi by 2, that means correct option will be C. Is it okay? ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
लुक एट नाउ एग्जाम्पल 28। फंक्शन दिया है इस बारी मॉड ऑफ cos x। तो आपने बताना है डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी। ए ऑप्शन है हर जगह डिफरेंशिएबल है, फिर बी है कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू n पाई, फिर कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर नॉट डिफरेंशिएबल एट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, और फिर डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अब देखो, जब भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा और आपको कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों चेक करने हैं, तो अगर आपको लगे कि ग्राफ बनाना बहुत मुश्किल नहीं है, तो बेस्ट मेथड होता है कि दोनों चीजें आप ग्राफिकली चेक कर लो। कैसे चेक करेंगे देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ cos x। अब देखो मॉड cos x का ग्राफ कैसे बनता है। इट्स नॉट डिफिकल्ट टू ड्रॉ द ग्राफ। यहाँ पे देखो, जैसे हमारे पास मान लो ये हो गई बेटा y एक्सिस एंड सपोज दिस इज x एक्सिस। इज इट ऑल राइट। अब हम जैसे पॉइंट्स लें, जैसे ये हो गया 0 माइनस पाई बाय 2, ऑल राइट, दिस इज माइनस पाई। ऐसे ही हम कुछ आगे के पॉइंट्स लेते हैं बेटा। सपोज वी हैव पाई बाय 2, ऑल राइट, ये पाई बाय 2 है, और फिर हमारे पास है ये पाई, देन यू हैव 3 पाई बाय 2, देन वी हैव 2 पाई, ऑल राइट, फिर ले लो मान लो 5 पाई बाय 2, 3 पाई एंड सो ऑन। ऐसे ही ग्राफ आगे चलता रहेगा। अब जैसे अगर आपको मॉड cos x का ग्राफ चाहिए तो कैसे बनेगा। अगर हम cos x का ग्राफ देखें, पहले ध्यान से देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ड्रॉइंग द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू cos x। तो उसका ग्राफ कैसा होता है, जैसे ये हो गया आपके पास 1 एंड दिस इज -1। इज इट ओके। तो cos 0 1 होता है, पाई बाय 2 पे बेटा 0, पाई पे वैल्यू -1। इज इट ऑल राइट। 3 पाई बाय 2 पे 0 और 2 पाई पे फिर से वैल्यू 1। तो ये ग्राफ cos x का तो आपको पता ही है ऐसे जाएगा। फिर इसी तरह से सेम ग्राफ जैसा 0 से 2 पाई में बना है बेटा, वैसा ही हमारा 2 पाई से 4 पाई में बनेगा। इज इट ऑल राइट। ये पॉइंट हो गया जैसे आपका 7 पाई बाय 2, क्योंकि cos x का पीरियड होता है 2 पाई। जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया tan x का पीरियड पाई होता है, वो पाई के बाद ही रिपीट हो जाता है। cos x हमारा 2 पाई के बाद रिपीट होता है, तो फिर से हमारे पास यही ग्राफ आ जाएगा like this. Is it okay? और इसी तरह से यहाँ पे देखो same graph is going to repeat. Now this is graph of y is equal to cos x. अब इससे हम बनाते हैं fx is equal to mod cos x का ग्राफ। आपको पता है बेटा, जब हम किसी भी नंबर का मॉड ले लेते हैं तो it becomes greater than or equal to 0, isn't it? ये 0 या 0 से क्या हो जाएगा, हमारा बड़ा हो जाएगा। तो मतलब कोई भी पार्ट ग्राफ का x एक्सिस के नीचे तो रहना ही नहीं चाहिए। तो cos x के ग्राफ से आप देखो कैसे बनाओगे मॉड ऑफ cos x का ग्राफ, जिसमें तो बेटा अबव x एक्सिस है वो पार्ट तो एज इट इज रहता है, क्योंकि जब cos x पॉजिटिव होगा तो मॉड ऑफ cos x विल बी सेम एज cos x। जब नेगेटिव है ना, तो उसकी इमेज लेनी है आपने किसमें, x एक्सिस में, और नीचे वाला पार्ट हम रिमूव कर देंगे। फिर x एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट विल रिमेन एज इट इज, नीचे वाले पार्ट की इमेज ले लो, फिर अगेन ऊपर वाला पार्ट एज इट इज। इधर भी देखो x एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट एज इट इज आएगा, फिर इसकी इमेज ले लो एंड सो ऑन, ग्राफ चलता रहेगा। और ये जो नीचे वाला पार्ट होता है ये हम कर देते हैं रिमूव बेटा। दिस इज नेग्लेक्टेड जब हम किसका ग्राफ बनाते हैं, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ cos x का। इज इट ओके। तो ये वाला पार्ट हमने कर दिया रिमूव। ये देखो, तो जो ऊपर हमारे पास फंक्शन आया है वो ही हमारे पास है ग्राफ किसका, मॉड ऑफ cos x का। अब आप देखो इस ग्राफ को बनाने के लिए, यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो हम ग्राफ बना रहे हैं बेटा, इसमें हमें कहीं भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस है। देयर इज नो ब्रेक इन द ग्राफ। माइनस इन्फिनिटी पीछे और आगे प्लस इन्फिनिटी तक जाओगे तो कहीं भी ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इट इज मॉड ऑफ cos x is continuous for all x belonging to R. Is it all right? हर रियल नंबर पे बेटा ये जो हमारा ग्राफ है वो कॉन्टिन्यूस है। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्योंकि ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं है। अब देखो ग्राफिकली हम डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं। आपको पता है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन डेरिवेटिव एट अ पॉइंट की होती है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट। तो अगर आपके पास यूनिक टेंजेंट नहीं है किसी पॉइंट पे तो उस पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता।
अब आपके पास अगर कोई कॉर्नर पॉइंट होता है, जैसे देखो अगर कहीं भी हम कॉर्नर पॉइंट कोई लेते हैं बेटा, तो इस पे आपकी यूनिक टेंजेंट नहीं आएगी, देयर कैन बी इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट्स, इज इट ऑलराइट? तो उस पॉइंट पे फंक्शन क्या हो जाता है, नॉट डिफरेंशिएबल। अब आप नोटिस करो यहाँ पे ये वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, देखो मैं रेड से मार्क कर रही हूँ, π/2 माइनस π/2, ये वाला पॉइंट हमारा था माइनस π/2, इज इट ओके? फिर हमारे पास है देखो ये π/2, इज इट ऑल राइट? फिर उसके बाद 3π/2, 5π/2, 7π/2 एंड सो ऑन। कैन यू सी यहाँ पे हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स हैं, तो इन सब पे हमारा कॉस फंक्शन क्या हो जाए, मॉड ऑफ cos x क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल। ये मॉड ऑफ cos x का ग्राफ है, ठीक है? अब जो आपको दिख रहा है, दिस इज ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस ऑफ cos x, इजंट इट? तो ये हमारा नॉन डिफरेंशिएबल है एट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, क्योंकि वहां पे कॉर्नर पॉइंट है, यूनिक टेंजेंट नहीं है, तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इज इट ऑल राइट? तो लेट अस राइट हियर नाउ कि मॉड ऑफ cos x इज, ये देखो we can say mod cos x is not differentiable। कहां पे not differentiable है वो हम लिख देते हैं, तो it is not differentiable for all x equal to odd multiple of π/2। is it all right? इन सब पे differentiable नहीं है, where n is any integer। कॉन्टिन्यूस हर जगह पे है क्योंकि ग्राफ में देयर इज नो ब्रेक। तो लेट अस सी नाउ विच ऑप्शन इज करेक्ट बेटा। तो ये देखो, ये आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, ये तो बात गलत है, ऑड मल्टीपल्स π/2 पे डिफरेंशिएबल नहीं था। एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। आप नोटिस करो हमारा जो ग्राफ था 0, π, 2π, इन सब पे डिफरेंशिएबल था। ये देखो, लेट मी शो यू, जैसे ये वाले पॉइंट्स हैं, 0 पे तो कोई आपके पास कॉर्नर पॉइंट या शार्प एज नहीं है ना, ये देखो। फिर पाई पे, यहाँ पे भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यहाँ भी डिफरेंशिएबल है, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे आपका फंक्शन जो है वो है डिफरेंशिएबल। तो कहाँ पे नहीं था, सी ऑप्शन देखो, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, बिल्कुल सही, इसका मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। इज इट ओके? तो यहाँ पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो जैसे मैंने कहा, ग्राफ बनाओ, मॉड ऑफ cos x का ग्राफ बहुत ही सिंपल है। cos x का बनाओ, x एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट रिटेन करो और x एक्सिस के बिलो वाले की इमेज ले लो x एक्सिस में। इज इट ओके? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लुक एट नाउ एग्जाम्पल 29th एग्जाम्पल है, आपको ये फंक्शन दिया है mod x प्लस mod x माइनस 1, आपको बताना है 0 और 1 पे कॉन्टिन्यूटी। सिर्फ कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं, देखो कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस, इसमें डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं हो रही। और किन दो पॉइंट्स पे, 0 पे और 1 पे। ऑब्वियसली 0 और 1 पे क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि mod x जो है अपनी नेचर 0 पे चेंज करता है, mod x माइनस 1 कहाँ पे करता है, 1 पे। अगर देखो सबसे पहले हम इन दोनों को पीसवाइज डिफाइन करें, तो आप नोटिस करोगे mod x की डेफिनेशन हमारी ये होती है ना बेटा, कि इट इज -x अगर x आपका है लेस देन 0। Is it all right? And it is x if x is greater than or equal to 0. इसी तरह से अगला फंक्शन है mod of x minus 1। तो mod of x minus 1 को अगर हम करते हैं, देखो पीस वाइज डिफाइन, तो कैसे डिफाइन होगा, अगेन सिमिलरली, कि अगर आपके पास mod के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है तो वो माइनस साइन के साथ बाहर आएगी, मतलब ये हो गया -x plus 1। और अगर मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी 0 या 0 से बड़ी है तो वो एज इट इज बाहर आएगी। अब देखो इसका क्या मतलब है कि x minus 1 is less than 0, it means x is strictly less than 1. And when we are saying x minus 1 is greater than or equal to 0, this means x is greater than or equal to 1. इसका मतलब ये हो गया कि जैसे हमें फंक्शन दिया है बेटा f of x is equal to mod x plus mod of x minus 1, isn't it? ये हमारा फंक्शन है। तो अगर हमें इसको पीसवाइज डिफाइन करना है, तो पहला फंक्शन 0 पे चेंज हो रहा है, अगला 1 पे, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो नंबर लाइन है ना, इसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। एक तो हो जाएगा -∞ से लेकर 0 तक का पार्ट, फिर उसके बाद अगला पार्ट होगा जब x 0 या 0 से बड़ा है और 1 से स्ट्रिक्टली छोटा, और तीसरा पार्ट होगा 1 या 1 से बड़ा अप टू इन्फिनिटी बेटा। ये
तो तीनों केसेस में हम ये लेते हैं और इसका ग्राफ देख लेते हैं। अब देखो केस 1 लो। केस 1 अगर हम लेंगे तो हमारे पास x बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल को -∞ से लेकर 0। तो इस केस में देखो फंक्शन क्या हो गया, हमारे पास f ऑफ x ये है बेटा mod x प्लस mod x माइनस 1। इज इट ऑल राइट? तो जब आप यहां पे हो, इस जगह पे हो, तो x 0 से छोटा है तो mod x किससे रिप्लेस होगा? माइनस x से। और अगर आप 0 से पीछे हो तो 1 से तो पीछे ऑटोमेटिकली हो गए, तो ये रिप्लेस होगा -x प्लस 1 से। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा -x प्लस 1, तो ये फंक्शन बन गया 1 माइनस 2x। तो फंक्शन ये बनेगा इस इंटरवल में। अगला केस लेते हैं, केस 2। लुक हियर, लेट मी टेक केस 2। तो केस 2 हमारा ये हो जाएगा, जब आपका x बिलोंग कर रहा है किसको? क्लोज्ड इंटरवल 0 से बेटा ओपन इंटरवल 1, इस इंटरवल में। तब देखो आपके पास फंक्शन क्या होगा, f ऑफ x विल बी इक्वल टू, जैसे कि आपको पता है हमारा फंक्शन है mod x प्लस mod x माइनस 1। अब हम यहां पे हैं 0 या 0 से आगे पर 1 से पीछे हैं अभी, तो इसका मतलब x 0 या 0 से बड़ा है तो mod x तो x से रिप्लेस हो जाएगा, पर अभी x 1 से छोटा है तो ये रिप्लेस होगा -x प्लस 1 से। तो फंक्शन आपका कांस्टेंट फंक्शन 1 आ गया। अब आखिरी केस देखो, केस 3। इफ यू टेक केस 3 ओवर हेयर, यहां पे लिखते हैं, लेट मी राइट केस 3। तो केस 3 में बेटा हमारे पास x जो है वो बिलोंग कर रहा है किसको? 1 से लेकर इंफिनिटी, क्लोज्ड इंटरवल 1 टू इंफिनिटी। तो अब आप इस रीजन में हो, यहां पे 1 या 1 से आगे, तो x 0 से भी बड़ा हो गया, 1 से भी बड़ा हो गया। तो अब इस केस में आपके पास ये जो फंक्शन था बेटा f ऑफ x विच वॉज mod x प्लस mod x माइनस 1, तो mod x x से रिप्लेस होगा और ये x माइनस 1 से, तो फंक्शन हो गया 2x माइनस 1। इसका मतलब आपके पास जो गिवन फंक्शन है ना बेटा, वो देखो ये हो गया, हमारे पास फंक्शन ये है, जब आपका x स्ट्रिक्टली लेस देन 0 था तब हमारे पास क्या फंक्शन है, देखो 1 माइनस 2x। इज इट ऑल राइट? दिस इज द फंक्शन। जब हमारे पास x 0 या 0 से बड़ा है बट स्ट्रिक्टली लेस देन 1, तो कांस्टेंट फंक्शन 1 आया है, तो यहां पे 1 लिख देंगे। व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, जब x 1 या 1 से बड़ी वैल्यू ले रहा है तो फंक्शन है आपका 2x माइनस 1। तो अब आपको चेक करनी है कॉन्टिन्यूटी 0 और 1 पे। चाहो तो देखो मैथमेटिकली भी चेक कर सकते हो कि अगर x लेस देन 0 है और ग्रेटर देन 0 पे अलग अलग है तो लेफ्ट और राइट लिमिट अलग अलग होंगे। जैसे देखो दोनों चीजें मैं आपको बताती हूं, पहले मैथमेटिकली देखो। लेट अस चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। ठीक है, 0 पे अगर आपने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट 0। तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग 0 माइनस, मतलब x इज क्लोज टू 0 बट लेस देन 0। तो लेस देन 0 के लिए फंक्शन है 1 माइनस 2x। इज इट ऑल राइट? फंक्शन क्या है बेटा? 1 माइनस 2x। लिमिट ले लो, ये लिमिट आ गई 1। अब हम लेते हैं राइट हैंड लिमिट एट 0। इज इट ऑल राइट? ग्राफिकली भी आई विल टेल यू, पहले ऐसे देख लो। तो लिमिट x अप्रोचिंग 0 प्लस, 0 को आप राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो, ठीक है ना? ये देखो जैसे ये 0 है, पहले हम 0 को अप्रोच कर रहे थे लेफ्ट साइड पे, तो x वाज टेकिंग वैल्यूज लेस देन 0। अब हम 0 को अप्रोच कर रहे हैं राइट साइड से, तो x इज टेकिंग वैल्यूज क्लोज टू 0 बट ग्रेटर देन 0। तो फंक्शन ये 1 है, कांस्टेंट फंक्शन 1 है, तो लिमिट आ गई 1। अब लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब ये हो गया कि लिमिट x अप्रोचिंग 0 fx कितना है? 1। अब आ जाओ वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0। 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? अब इक्वल टू 0 यहां पे है तो भी फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो दोनों चीजें देखो इक्वल हो गई। जो लिमिट है वही फंक्शन की वैल्यू है। दिस इंप्लाइज f इज कॉन्टिन्यूअस एट 0। तो हमारा 0 पे बेटा फंक्शन क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह आप 1 पे चेक कर सकते हो, यहां पे ये देखो, जैसे लेस देन 1 लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। लेट मी टेक दिस। अब हम चेक करते हैं कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। इज इट ऑल राइट? तो अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट देखोगे 1 पे, तो इसका मतलब ये होता है कि हम 1 को अप्रोच कर रहे हैं बेटा लेफ्ट साइड से,
इज इट ओके? तो x जो वैल्यूज ले रहा है वो क्लोज टू 1 है बट लेस देन 1 है, तो 0 से 1 के बीच में मतलब हमारे पास फंक्शन 1 हो गया। तो यहां पे लिखते हैं, देखो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग 1 माइनस एफ एक्स। तो लेस देन 1 के लिए आपके पास कांस्टेंट फंक्शन था 1, तो लिमिट आ गई 1। इज इट ओके? अब लो राइट हैंड लिमिट एट 1, तो इसका मतलब हो गया लिमिट x अप्रोचिंग 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। अब जब आप 1 से बड़ी वैल्यूज ले रहे हो तो आप नोटिस करो हमारे पास ये फंक्शन है ना, देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए 2x माइनस 1, तो लेट अस राइट। तो यहां पे हमारे पास फंक्शन है कौन सा, 2x माइनस 1। इज इट ओके? ये देखो 2x माइनस 1 ये हो जाएगा। तो पुट करो x की वैल्यू 1, तो 2 माइनस 1 विल बी 1। अगेन लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल हो गए। इसका मतलब बेटा लिमिट x अप्रोचिंग 1 एफ एक्स किसके इक्वल है, फिर से 1 के इक्वल है। अब हमें चाहिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 1। एफ ऑफ 1 कितना होगा, उसके लिए ये देखो, ये जो हमने पीसवाइज डिफाइन किया था, आप नोटिस करो यहां पे कि इक्वल टू 1 यहां पे आ रहा है, तो यही फंक्शन है। तो एफ ऑफ 1 हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1। इज इट ओके बेटा? ये तो जो आपके पास लिमिट है वही फंक्शन की वैल्यू है, तो हम कहेंगे कि f इज कॉन्टिन्यूस एट 1। ठीक है ना? तो 1 पे हमारा फंक्शन हो गया कॉन्टिन्यूस। इज इट ओके? तो 0 पे भी कॉन्टिन्यूस आया है, देखो f इज कॉन्टिन्यूस एट 0, हमने ये निकाला है, एंड f इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट 1। तो इन दोनों पॉइंट्स पे हमारा फंक्शन है कॉन्टिन्यूस। तो ऑप्शन देखो, फिर मैं इसको ग्राफ भी आपको बता देती हूं बेटा इसका। ये देखो, तो दोनों पे कॉन्टिन्यूस है, तो कॉन्टिन्यूस एट 1 बट नॉट एट 0 रॉन्ग है। ए ऑप्शन ही करेक्ट हो गई ना, कॉन्टिन्यूस एट 0 एज वेल एज एट 1। तो इन दिस पर्टिकुलर केस ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब देखो पता है ग्राफिकली देखना है ना, तो ये जो हमने फंक्शन पीस वाइज डिफाइन किया था, यहां पे देखो आप, ये फंक्शन जो हमने ये पीस वाइज डिफाइन किया हुआ है, सॉरी, यहां से आप ग्राफ बना सकते हो। यहां से अगर आप ग्राफ बनाओगे तो मैं आपको बताती हूं ग्राफ किस तरीके का आएगा। ऑब्जर्व करो, जैसे आपके पास ये 0 है बेटा, ठीक है, और ये हो गया 1, यहां पे हमारे पास y इक्वल टू 1 है। ग्राफ ना आपका ऐसा आएगा, यहां पे ये ग्राफ ऐसा आएगा, ठीक है। ये देखो 0 से 1 के बीच में 1 है, 1 या 1 से आगे 2x माइनस 1 ये ग्राफ बनेगा ऐसे, और 0 से पहले 1 माइनस 2x का आपका ग्राफ ऐसे बनेगा। तो दिस विल बी द ग्राफ। अब आप देख सकते हो कि बिल्कुल कोई ब्रेक नहीं है ग्राफ में। यहाँ पे लेट मी जस्ट शिफ्ट इट लिटिल बिट, ठीक है ना। तो ग्राफ में बेटा देखो कोई भी ब्रेक नहीं है आपका, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है 0 पे भी 1 पे भी। लेकिन अगर डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं तो ग्राफिकली हमें देखो क्या पता चल रहा है, सीधा सीधा अगर हम ग्राफ बना लेते तो हम कह देते कि दिस इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। हर रियल नंबर के लिए बेटा कॉन्टिन्यूस है, तो 0 और 1 पे तो हो ही गया। लेकिन आप ऑब्जर्व करो 0 और 1 पे हमारे पास शार्प एजेस हैं, कॉर्नर पॉइंट्स हैं, तो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 एंड 1। तो 0 और 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है पर कॉन्टिन्यूस है। बाकी हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो ग्राफिकली हम दोनों चीजें चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ कॉन्टिन्यूटी पूछी थी, वो हमने बता दी बेटा। तो अगर डिफरेंशिएबिलिटी भी पूछी हो तो आप ग्राफ बना लो और चेक कर लो। इज इट ओके? सो दिस वाज एग्जांपल 29। अगले पे चलते हैं, देखो नाउ लुक एट एग्जांपल 30th। इसमें आपको k की वैल्यू बतानी है फॉर विच दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। अब देखो फंक्शन किसी पॉइंट पे कब कॉन्टिन्यूस होगा, जब उस पॉइंट पे लिमिट इक्वल हो जाएगी वैल्यू ऑफ द फंक्शन के। तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं यहां पे कि लिमिट x अप्रोचिंग 0 f ऑफ x क्या होगी। तो लेट अस राइट हियर लिमिट, वी वांट टू ऑब्टेन लिमिट x अप्रोचिंग बेटा 0, इज इट ऑल राइट, f ऑफ x। तो ये लिमिट हमें निकालनी है। अब देखो x 0 को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब x 0 के नजदीक है, एग्जैक्टली 0 नहीं है। तो whenever x is not equal to 0, आपको फंक्शन दिया है sin 1 by x। दैट मीन्स वी कैन से दिस इज लिमिट
x अप्रोचिंग 0, इज इट ऑल राइट, क्या हो जाएगा देखो, दिस विल बी साइन ऑफ 1 अपॉन x। अब यहां पे देखते हैं ये लिमिट क्या आएगी। आप नोटिस करो, अगर x आपका 0 को अप्रोच करता है तो 0 को दो तरफ से अप्रोच कर सकता है ना। यहां पे देखो, इफ x इज अप्रोचिंग 0, जैसे ये आपके पास 0 है, या तो आप 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे, तो अगर x अप्रोच कर रहे हो, 0 को अप्रोच कर रहे हो लेफ्ट साइड से बेटा, तो नेगेटिव वैल्यूज लेगा ना x, तो 1 अपॉन x उसका जो रेसिप्रोकल है दैट विल बी अप्रोचिंग माइनस इन्फिनिटी। इज इट ओके? और अगर आप 0 को अप्रोच करते हो राइट साइड से, मतलब x इज अप्रोचिंग 0 प्लस, इज इट ओके, तो जो उसका रेसिप्रोकल है बेटा वो अप्रोच करेगा प्लस इन्फिनिटी को, दैट विल बी अप्रोचिंग प्लस इन्फिनिटी। अब आप देखो, एक तो ये माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है अगर आप लेफ्ट लिमिट लेते हो, राइट लिमिट पे प्लस इन्फिनिटी। और एक बात हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि अगर हम साइन थीटा का ग्राफ देखें, जैसे y इज इक्वल टू साइन थीटा, देखो x नहीं मैं ले रही हूं क्योंकि यहां पे 1/x है तो अवॉइड कंफ्यूजन, y इज इक्वल टू साइन थीटा का ग्राफ आपको पता है कि हमेशा ग्राफ 1 और -1 और 1 के बीच में रहता है, इजंट इट? ये 0 है, तो यू नो दैट ग्राफ गोज लाइक दिस। हमें पता है साइन का ग्राफ ऐसे रिपीट होता रहता है, पेरियोडिक फंक्शन है ना, इट विल कीप ऑन गोइंग लाइक दिस। तो ये ग्राफ हमारा ऐसे जाता रहेगा, ऐसे ही देखो पीछे जाता है ये ग्राफ, इजंट इट? पीछे भी माइनस इन्फिनिटी तक ये ग्राफ चलता रहता है। तो जब आप माइनस इन्फिनिटी ले रहे हो, इज इट ऑल राइट, जैसे जब x 0 माइनस को अप्रोच कर रहा है तो 1/x इज माइनस इन्फिनिटी, तो ये बन गया, यहां से हमारे पास लिमिट क्या आएगी, साइन ऑफ माइनस इन्फिनिटी। अब देखो माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, सिर्फ एक सिंबल है जो ये इंडिकेट करता है कि पीछे बहुत छोटी नेगेटिव वैल्यू लेनी है। तो उस पे साइन की वैल्यू बेटा -1 और 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो ये जो वैल्यू है इट कैन बी एनी फाइनाइट वैल्यू फ्रॉम -1 to 1, इजंट इट? फिक्स नहीं होगी, कुछ भी हो सकती है, एनी फाइनाइट वैल्यू फ्रॉम -1 to 1। इसी तरह से इस केस में आपके पास यहाँ पे 1/x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो लिमिट आपकी आ जाएगी साइन ऑफ इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी की तरफ जब आप जा रहे हो तो भी तो अगेन वेरी लार्ज वैल्यू x की, तो थीटा की कह लो, तो साइन की वैल्यू क्या होगी, अगेन इट विल बी एनी फाइनाइट वैल्यू फ्रॉम -1 to 1। तो ये वैल्यू यूनिक नहीं है, कोई भी हो सकती है, एनी फाइनाइट वैल्यू। तो सिंस दिस वैल्यू इज नॉट यूनिक, इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, इज इट ऑल राइट? तो दैट मीन्स वी विल से दिस इंप्लाइज लिमिट जो है आपकी बेटा ये x अप्रोचिंग 0 साइन 1/x डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि कोई फाइनाइट वैल्यू, हमें कोई यूनिक वैल्यू नहीं मिलेगी। फाइनाइट तो कोई भी हो सकती है -1 to 1, पर यूनिक नहीं है, लिमिट हमेशा यूनिक होती है, इट इज ओनली वन यूनिक नंबर, इज इट ओके? तो अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो कॉन्टिन्यूटी का तो सवाल ही नहीं उठता। तो क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, दिस इंप्लाइज देयर इज नो वैल्यू ऑफ k, ठीक है, देयर इज नो वैल्यू ऑफ k फॉर विच f is continuous at 0, is it all right? For which fx, f कह लो, fx कह लो, for which f is continuous at 0, is it all right? ये हो जाएगा। तो चेक करते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या है बेटा। तो आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। तो अब पूछा ये था कि k की वैल्यू बताओ जिसके लिए कॉन्टिन्यूस हो जाए, कोई भी वैल्यू नहीं है, तो ऑब्वियसली इसमें हम ऑप्शन क्या देंगे, नन ऑफ दीज, दैट इज डी ऑप्शन, इज इट ओके? तो ध्यान से क्वेश्चन को हमने करना है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा। लुक एट नाउ एग्जांपल 31। क्या है ये? द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन गिवन बाय दिस इज डिफरेंशिएबल। कौन से पॉइंट्स हैं जहां पे ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है? अब आप देखो हमारे पास फंक्शन क्या है, वी हैव फंक्शन f of x टू बी इक्वल टू कितना, mod of x - 3 मल्टीप्लाइड बाय cos x।
अब देखो इसमें मॉड्यूलस फंक्शन आ गया। अब अगर हम मॉड x माइनस 3 को देखो पीस वाइज डिफाइन करते तो कैसे करते? हम यही बोलते हैं ना कि मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी बेटा माइनस के साथ बाहर आती है, मतलब इट विल बी माइनस एक्स प्लस 3। अगर x माइनस 3 नेगेटिव होगा मतलब x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 3, और अगर x 3 या 3 से बड़ा है तो x माइनस 3 0 या 0 से बड़ा हो जाएगा, तो मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी एज इट इज बाहर आ जाएगी। तो इस फंक्शन को भी हम कर लेते हैं पीस वाइज डिफाइंड, क्योंकि ये मॉडुलस फंक्शन पीस वाइज डिफाइंड है। तो अब देखो ये fx कैसे लिख सकते हैं? fx विल बी इक्वल टू कि अगर हमारे पास जो x है बेटा वो स्ट्रिक्टली लेस देन 3 है, तो ये फंक्शन बन गया माइनस एक्स प्लस 3 और मल्टीप्लाइड बाय cos x. Is it all right? If we have x to be less than 3, अगर हमारा x 3 या 3 से बड़ा है, ठीक है, if x is greater than or equal to 3, तो mod x माइनस 3 किससे रिप्लेस होगा? x माइनस 3 से। तो हमारे पास ये आ गया बेटा x माइनस 3 इंटू कितना? cos x। अब देखो डिफरेंशिएबिलिटी आपने जब भी चेक करनी है तो पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होती है, क्योंकि अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। इज इट ऑल राइट? तो जैसे आपको अगर पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी चाहिए तो पहले आप ये चेक करो क्या कोई ऐसा पॉइंट है जिसपे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि अगर कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन देखो अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस निकल आता है तो आप ये नहीं बोल दोगे कि देयरफॉर डिफरेंशिएबल। नो, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो इट मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, लेकिन अगर नॉट कॉन्टिन्यूअस है तो डेफिनेटली नॉट डिफरेंशिएबल। तो जैसे 3 पे फंक्शन अपनी नेचर चेंज कर रहा है, बाकी तो देखो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसकी भी डोमेन ऑल रियल नंबर्स होती है, कॉन्टिन्यूअस होता है, और यू नो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस इज कॉन्टिन्यूअस। पर जहां पे ये चेंज हो रहा है फंक्शन, वहां पे हम लिमिट चेक करते हैं। तो देखो जैसे लिमिट x अप्रोचिंग 3 माइनस, लेफ्ट लिमिट ले रहे हैं, तो आपके पास फंक्शन है यहाँ पे माइनस एक्स प्लस 3 इंटू कॉस एक्स, यही है ना फंक्शन। तो x अगर 3 को अप्रोच कर रहा है, 3 माइनस 3 0 इंटू कॉस 3, दिस विल बी 0, लेफ्ट लिमिट आपकी 0 आ गई। फिर अगर आप लेते हो लिमिट x अप्रोचिंग बेटा 3 प्लस, तो x इज टेकिंग वैल्यूज ग्रेटर देन 3, तो ग्रेटर देन 3 के लिए हमारे पास ये वाला फंक्शन है, तो यहां पे लिख लेते हैं x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स बेटा। इज इट ऑल राइट? ये हो जाएगा। तो x अगर 3 है, 3 माइनस 3 इज 0, तो अगेन दिस विल बी 0। तो देखो लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो यहां से हमें इतना तो पता चल गया कि लिमिट x अप्रोचिंग 3 f ऑफ x कितनी है? हमारी 0 है। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 3, f ऑफ 3 देखो कितना आएगा, 3 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? अब इक्वल टू 3 यहां पे है तो x को 3 पुट करो, 0 इंटू कॉस 3 विल बी 0। तो लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट 0। तो 0 पे कॉन्टिन्यूअस तो है बेटा, तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, 0 पे नहीं, किस पे? 3 पे, है ना, 3 की बात कर रहे हैं। तो 3 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन इसका मतलब डिफरेंशिएबिलिटी नहीं अप्लाई होती, इट मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, तो हमें चेक करना पड़ेगा। अब देखो कैसे चेक करेंगे, इसका बहुत आसान तरीका है, यहाँ पे आप नोटिस करो। जैसे आप चाहो तो डेफिनेशन से कर लो या डायरेक्टली डेरिवेटिव निकाल के कर सकते हो। इज इट ऑल राइट? जैसे अगर हम ये कहते हैं बेटा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यहां पे देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 3, इसको हम डिनोट ऐसे करते हैं f डैश 3 माइनस से। इज इट ऑल राइट? कि 3 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। तो बाय डेफिनेशन देखो ये क्या होता है, इट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग 3 माइनस f of x, is it all right, माइनस f of 3 और डिवाइडेड बाय x माइनस 3। ये डेफिनेशन होती है डेरिवेटिव की, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की। अब देखो जब x 3 से छोटा है तो हमारे पास फंक्शन क्या था, ऑब्जर्व करो, ये था माइनस ऑफ x प्लस 3 इंटू कॉस एक्स। तो यहां पे हम पुट कर देते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग 3 माइनस ऑफ x प्लस 3 इंटू कॉस एक्स। इज इट ऑल राइट? और देखो f ऑफ 3 हमने 0 निकाला था, ये देखो ये मैंने लिखा भी हुआ है, f ऑफ 3 0 है तो यहां पुट कर दो, तो दिस इज माइनस 0 और डिवाइडेड बाय
x माइनस 3। यहां से माइनस कॉमन लो, x माइनस 3 कैंसल हो जाएगा। दैट मीन्स वी आर गेटिंग दिस टू बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग 3 माइनस ऑफ cos x। तो ये लिमिट हमारे पास आ गई माइनस cos 3। तो ये है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 3। नाउ लेट अस सी राइट हैंड डेरिवेटिव एट 3। इज इट ओके? तो अब देखो राइट हैंड डेरिवेटिव एट 3, हाउ वी आर गोइंग टू डिनोट इट? वी आर गोइंग टू डिनोट इट बाय f डैश 3 प्लस। इससे हम इसको डिनोट करेंगे। अब देखो बाय डेफिनेशन ये होता क्या है? दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग 3 प्लस वी हैव f ऑफ x माइनस f ऑफ 3 divided by x minus 3. This is the definition of right hand derivative. अब देखो फंक्शन क्या है जब x 3 से बड़ा है? x अप्रोचिंग 3 प्लस का मतलब x is close to 3 but greater than 3. तो greater than 3 के लिए आप देखो हमारे पास फंक्शन ये था x minus 3 into cos x. तो let us put over here x minus 3 into cos x. तो let me write here this is equal to limit x approaching 3 plus we can write it as x minus 3 multiplied by cos x और f of 3 हमने निकाला था 0 और डिनोमिनेटर है आपका कितना? x minus 3। अब नोटिस करो x minus 3 कैंसिल हो जाएगा तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग 3 प्लस हाउ मच? cos of x। अब ये लिमिट अगर आप लेते हो तो देखो ये लिमिट कितनी आ गई? This will be equal to cos of 3. Is it all right? तो नोटिस करो आपके पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बेटा आया था माइनस cos 3. This was लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आया है? cos 3. तो दोनों अनइक्वल हो गए ना। तो यहां से हम ये कंक्लूड करते हैं इन दोनों बातों से कि f dash 3 does not exist. Is it all right? तो f dash 3 एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। दिस इंप्लाइज दैट इज f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 3। तो 3 पे हमारा ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो बाकी हर पॉइंट पे होगा क्योंकि वहां पे तो फंक्शन जैसे मैंने कहा अपनी नेचर चेंज नहीं कर रहा। cos x भी आपका डिफरेंशिएबल है और उसके अलावा x पॉलिनोमियल फंक्शन भी डिफरेंशिएबल है। तो वो प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस विल बी डिफरेंशिएबल। तो इसका मतलब अगर आपको ये पूछा था कहां पे डिफरेंशिएबल है तो हम ये बोलेंगे दिस इंप्लाइज f इज डिफरेंशिएबल एट ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3। ठीक है, 3 को छोड़ के बेटा सब पे ये डिफरेंशिएबल है और कॉन्टिन्यूस तो फॉर एवरी रियल नंबर है क्योंकि हमने चेक किया था कि कॉन्टिन्यूटी है। ये देखो वी हैव ऑलरेडी चेक कि f इज कॉन्टिन्यूस एट 3 बट डिफरेंशिएबल नहीं है। ऑलराइट, तो अब ऑप्शंस चेक कर लेते हैं कौन सी ऑप्शन हमारी करेक्ट है बेटा। इज इट ओके? तो यहाँ पे देखो कि सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर f इज डिफरेंशिएबल ये हैं ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3। दैट मीन्स इन दिस केस B ऑप्शन विल बी करेक्ट बेटा। इज इट ऑल राइट? तो जैसे मैंने कहा डिफरेंशिएबिलिटी के लिए बेटा आपने कॉन्टिन्यूटी भी पहले चेक करनी है। ठीक है, तो इस लेक्चर में बेटा वी हैव डन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ एग्जाम्पल्स फ्रॉम द चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ऑल राइट, तो ये हमने एग्जाम्पल 24 ऑनवर्ड्स किए हैं टिल 31। Rest of the examples we'll discuss in the next lecture. All right, so please stay tuned and keep revising the previous questions which we have already done. क्योंकि अगर आप पिछला रिवाइज करते हो तो अगले लेक्चर के बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे खुद ही हो जाएंगे बेटा। ऑल राइट, तो अगले लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं इसी में। पहले एग्जाम्पल्स कुछ और करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू दी एक्सरसाइज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की। So till then beta, hope keep enjoying benefit of our courses, all right, and don't forget to subscribe to our channel for lecture notifications. All right, thank you and bye bye beta.